आज 23 फरवरी है और हम आज का कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो आज के लिए हमारे पास जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है लूला डिसिल्वा को लेकर। उन्होंने अमेरिका की जो टैरिफ नीति है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति इस तरह से फैसले ले रहे हैं, मनमाने टैरिफ लगा रहे हैं दूसरे देशों के ऊपर, जिनमें ग्लोबल साउथ की कंट्रीज भारत, ब्राज़ील और चाइना जैसे देश शामिल हैं, उनके ऊपर जो फैसले लिए हैं, उनके ऊपर ऊपर जो भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि भारत के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा है और ब्राज़ील के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा है। तो इसको लेकर लूला डिसिल्वा कह रहे हैं कि हमें मिलकर काम करना होगा, हमें मिलकर अमेरिका से नेगोशिएशंस करने चाहिए और इस तरह की जो उसकी नीतियां हैं, जो शीत युद्ध, जो कोल्ड वॉर जैसी नीतियां हैं, उनका विरोध करना चाहिए और मिलकर नेगोशिएशन करना होगा। तब जाकर कहीं हम जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, भारत और ब्राज़ील और चाइना, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह, ये जो कंट्रीज हैं जो इस तरह की नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, इन्हें डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह से जो फैसले ले रहे हैं, वो फैसले लेते हैं, तो उनका भारत के ऊपर, भारत के साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। ब्राज़ील जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसको लेकर लूला डिसिल्वा कह रहे हैं, क्योंकि ये भी एक ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं, तो उन्होंने वहीं से जो सीखा है और वही बात यहाँ पर भी कही है कि हमें मिलकर नेगोशिएशंस करने होंगे अमेरिका के साथ। तो पहला आर्टिकल है लूला डिसिल्वा और जो उनका सुझाव है कि हम सभी को मिलकर नेगोशिएशंस करना चाहिए, उसको लेकर। फिर दूसरा आर्टिकल है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के जो टैरिफ वाले फैसले हैं उनको पलट दिया है, उनको गैर संवैधानिक बताया, उनको गैर कानूनी बताया है। उसको लेकर अब देखेंगे कि आगे क्या होगा, भारत के ऊपर अब कितना टैरिफ लगेगा, भारत के ऊपर अभी कितना टैरिफ लग रहा है और ट्रेड डील में क्या क्या हो सकता है, उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद है तीसरा आर्टिकल। तीसरे आर्टिकल में है शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर बात की जा रही है। और ये जो 3 आर्टिकल हैं शुरू के, वो एक ही टॉपिक या एक ही चीज़ के आसपास घूम रहे हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो टैरिफ के फैसले लिए थे, मनमाने फैसले लिए थे 2025 में, जो सेकेंड हाफ था उसमें सभी देशों के ऊपर उन्होंने मनमाने टैरिफ लगाए थे। और उससे ही फिर लूला डिसिल्वा ने भी अपना बयान दिया है और उसको ही लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आया है, उन्होंने जो फैसले लिए हैं उन्हें पलटा गया है और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो फैसले हैं वो एग्जीक्यूटिव नहीं ले सकती, लेजिस्लेचर ले सकती है और ये फैसले लेने की शक्ति, टैरिफ लगाने की शक्ति, टैक्स लगाने की शक्ति हमारी संसद के पास है। और अमेरिका में संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस के पास है शक्ति, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पावर्स अलग हैं, लेजिस्लेचर के पावर्स अलग हैं, तो उसको लेकर ये जो शक्तियों का पृथक्करण है उसको लेकर बात शुरू हुई है। और उसमें फिर भारत और अमेरिका को कंपेयर किया गया है कि कैसे भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है और यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो दोनों देशों में देखेंगे कि किस तरह से शक्तियों का पृथक्करण हुआ है। शक्तियों का पृथक्करण आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी थी, राजा के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी थी और राजा ही न्याय भी करता था। तो एक राजा के पास जब सारी शक्तियां हो जाती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ उसके अन्याय को का विरोध करना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राजा निरंकुश हो जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सेपरेशन ऑफ पावर्स का विचार आया था। और जिस तरह से अलग अलग अंगों को अलग अलग शक्तियाँ दी हैं, लेजिस्लेचर के पास अलग शक्तियाँ हैं, एग्जीक्यूटिव के पास अलग है और जुडिशियरी के पास अलग है, तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर, कि क्यों एनजीटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और इसके क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे हमारी संसद में बोलने को लेकर, क्योंकि संसद में बोलने को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरकार की आलोचना की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा जो स्पीकर हैं उनकी आलोचना की जा रही है कि किस तरह से वो हमारी संसद में कार्रवाइयाँ करते हैं, संसद में जो कार्रवाई करवाते हैं उनका जो झुकाव है वो एक
पक्ष की तरफ ज़्यादा होता है, सरकार के पक्ष की तरफ ज़्यादा होता है, बहुत भेदभाव करते हैं। बहुत सारी बातों को या तो बोलने नहीं दिया जाता है या फिर बोला जाता है तो उनके वाक्यों को, उनकी बातों को पैराग्राफ के पैराग्राफ वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हमारी संसद लगती है तो संसद में कोई भी सांसद बोलता है तो सारी बातें रिकॉर्ड पर जाती हैं और उन चीज़ों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। तो इसको लेकर बात करेंगे, आर्टिकल 105 को लेकर बात करेंगे, आर्टिकल 121 को लेकर बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे एक्सरसाइज मिलन के बारे में। ये जो एक्सरसाइज है द्विवार्षिक एक्सरसाइज है। आपको ये याद रखना है कि द्विवार्षिक हर 2 साल में होती है, लेकिन बहुपक्षीय है। इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इस बार लगभग 70 देश, 70 से भी ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ झड़पें हुई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर कुछ एयर स्ट्राइक की है। उसको देखेंगे कि दुनिया भर को परेशान करने वाला एक देश, भारत को परेशान करने वाला देश, ऐसा देश जिससे भारत पिछले 75 सालों से आतंकवाद से परेशान है, वो देश अब अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह की ये जो आरोप लगाया गया है, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जो आरोप लगाया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में, सारी चीज़ों के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारे पास वो है लूला डी सिल्वा, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील हैं। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, ये जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो दादागिरी कर रहे हैं, जो दूसरे देशों के ऊपर, छोटे देशों के ऊपर जो अपनी शर्तों को, अपनी मनमर्जियों को थोप रहे हैं, उसके खिलाफ हमें सामूहिक वार्ता करनी होगी। सभी देश अगर मिलकर अमेरिका से बात करेंगे, सभी देश मिलकर अगर अमेरिका से टैरिफ को लेकर बात करेंगे, तो जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो राष्ट्रपति हैं ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा, ये पहले ट्रेड यूनियन में हुआ करते थे, वहाँ के लीडर थे, वहीं से इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की है और आगे चलकर जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में अभी ये सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं। सबसे पावरफुल नेताओं में से क्या, सबसे पावरफुल नेता हैं, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने ये सुझाव दिया है। क्योंकि सामूहिकता की जो शक्ति है, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा करीब से देखा है, उन्होंने उसे महसूस किया है, उन्होंने उस ताकत का यूज़ भी किया है, तो उसको लेकर ये इस तरह का सुझाव दे रहे हैं। अब जब छोटे-छोटे देश बड़े-बड़े देशों से बातचीत करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, तो बड़े देश अक्सर अपनी शर्तों को छोटे देशों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं और छोटे देशों का इसमें नुकसान होता है। लेकिन अगर छोटे देश मिलकर, सारे छोटे देश मिलकर बड़े देशों के खिलाफ या बड़े देशों से नेगोशिएशन करें, तो अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर डील कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन का जो उनका अनुभव है, उन्होंने यहाँ पर साझा किया है और उसको लेकर अमेरिका के खिलाफ जो हमें रणनीति अपनानी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने सुझाव दिया है कि अमेरिका के अगर राष्ट्रपति इस तरह से फैसले लेंगे, जिससे हमारे देशों को, हमारे व्यापार को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, यहाँ तक कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, छोटे से छोटा कर्मचारी भी इतने बड़े देश के फैसलों से प्रभावित होता है, तो उन फैसलों से हमें खुद को बचाने के लिए, उन फैसलों की संवेदनशीलता से हमें बचाने के लिए, हम अगर नेगोशिएशंस करते हैं मिलजुल कर, तो हम हमारे पक्ष में कुछ फैसले करवा सकते हैं। भारत के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा था, ब्राज़ील के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा था। हालाँकि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद थोड़ी-सी स्थितियाँ बदली है, लेकिन फैसले से पहले तक तो स्थितियाँ ये थी कि दोनों देशों के ऊपर भारी टैरिफ लगे हुए थे। हालाँकि भारत ने अंतरिम ट्रेड डील कर ली थी और उसके ऊपर 18% टैरिफ लग रहा था। तो अभी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ये जो आदमी है, जो खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो ताकतवर देश है, उसका सबसे ताकतवर जो नेता है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भरे फैसले लेता है, मनमानी भरे फैसले लेता है और इस तरह से दुनिया भर के देशों को, दुनिया भर के लोगों को परेशान करके रखा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ न लगाए और यहाँ से जो वहाँ पर माल जाता है उसके ऊपर टैरिफ देना पड़े। तो इस तरह का जो फैसला है वो अमेरिका के फ़ायदे का फैसला है और अमेरिका चाहता है, अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि दूसरे देश अमेरिका के लिए काम करें, अमेरिका के लिए फ़ायदे के लिए काम करें, उन्हें अच्छी ट्रेड डील दें,
और उनकी हर बात को माने। इस तरह का जो बर्ताव है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हिसाब से, एक रूल बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से और भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, भारत की जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसके हिसाब से ये सारे जो फैसले, ये सारी जो शर्तें हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जब भी वार्ता करनी होगी, जो सुझाव दे रहे हैं लूला डिसिल्वा कि हमें मिलकर बात करेंगे तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। बाकी जो बात है, हम अगले जो न्यूज़ है उसमें देख सकते हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और फैसले में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया है, अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है। जो शक्तियां उनके पास नहीं थी, उन शक्तियों का यूज़ करके उन्होंने टैरिफ लगाए हैं दूसरे देशों के ऊपर। तो इसकी कहानी समझना है तो हमें समझना पड़ेगा पहले तो कि अमेरिका में एक कानून है, और अमेरिका में कानून है वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये कानून है, ये बना था 1977 में, 1977 में बना था कानून। और ये कानून आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान वहाँ की जो राष्ट्रपति है उन्हें कुछ अतिरिक्त शक्तियां देता है। अब उन शक्तियों का यूज करके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए थे। अब ये जो टैरिफ लगाए हैं वो इस कानून के तहत लगे हैं, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत। जबकि देश में कोई इमरजेंसी लगी हुई नहीं है, दूसरा देश के ऊपर कोई खतरा नहीं है, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन नहीं है, आधिकारिक तौर पर भी इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, और उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस कानून का उपयोग करके फैसले लिए हैं। तो वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि एक तो ये जो कानून है उसके तहत आप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, दूसरा इस कानून में टैरिफ को लेकर कोई बात ही नहीं कही गई है। तो ये दो बातें हैं जिनके चलते अमेरिका के राष्ट्रपति का जो फैसला है वो बदल गया है। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर टैक्स लगाना है तो टैक्स लगाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। राष्ट्रपति के पास नहीं है तो किसके पास है? ये है हमारी संसद के पास। तो संसद अगर कानून बनाएगी, संसद कानून पास करेगी, और संसद कानून बनाकर अगर किसी देश के ऊपर या देश के अंदर टैरिफ लगाएगी या टैक्स लगाएगी, तो वहां पर उस फैसले को माना जाएगा, न कि राष्ट्रपति अपने मनमाने ढंग से, अपनी मनमर्जी से इस तरह के टैक्स लगा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है, तो टैक्स लगाने की, टैरिफ लगाने की शक्ति संसद की है, राष्ट्रपति की नहीं है। तो इस तरह का ये जो कानून है उसमें टैरिफ लगाने का, टैक्स लगाने का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, दूसरे देशों से उसके संबंध इस तरह से है, मतलब चाइना को लेकर कहता है कि हमारे राष्ट्रीय हितों पर खतरा है, तो उसको लेकर ये कहते हैं कि चूंकि इमरजेंसी जैसे सिचुएशन है और उसमें हमने टैक्स लगाए हैं, तो इनके तर्कों को खारिज किया है और ये फैसला आया है। तो उसको लेकर आश्चर्य भी हो रहा है। क्यों आश्चर्य हो रहा है? क्योंकि जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है उसमें 9 मेंबर हैं, 9 जजेस हैं, 9 न्यायाधीश हैं, उसमें से 6 न्यायाधीश हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के करीबी माने जाते हैं। रिपब्लिकन पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, तो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी 6 न्यायाधीश माने जाते हैं और 3 जो न्यायाधीश हैं वो डेमोक्रेट्स माने जाते हैं। लेकिन उसमें से भी 3 जो न्यायाधीश हैं उन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर 6-3 से फैसला दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो फैसला है वो सही नहीं है। और चूंकि यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है और उनकी जो पॉलिसीज़ है, उनके जो फैसले हैं, उनके खुद के समर्थक लोग भी अब उनका विरोध कर रहे हैं। तो इसको लेकर एक बात तो अच्छी है कि उनके फैसलों को कोई तो रोक सकता है। दूसरी बात यह है कि इस तरह का फैसला आने के बाद भी, इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन आने के बाद भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये टैरिफ सही नहीं है, ये टैरिफ अवैध है, तो सारे टैरिफ समाप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, एक दूसरा कानून है 1974 का, 1974 का ट्रेड एक्ट, उसकी धारा 122 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि 150 दिनों के लिए 15% तक का टैरिफ लगा सकते हैं वो किसी भी देश के ऊपर। तो उन्होंने भारत और चाइना सहित दूसरे देशों के ऊपर 10% का और भारत और चाइना के ऊपर 5-5%, मतलब भारत और चाइना के ऊपर कुल मिलाकर 15% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। और जो पहले 2 से 3% लग रहा था वो भी तो लग ही रहा था। तो कुल मिलाकर भारत के ऊपर अब 17 से 18% तक का टैरिफ लग रहा है।
तो ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उन्होंने लिया है, वे हार मानने को तैयार नहीं है। जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से वे बड़बोले फैसले लेते हैं, मनमाने फैसले लेते हैं, तो इस तरह का जो डिसीजन आया है इस पर कोई आश्चर्य तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े डिसीजन के बाद भी उन्होंने ये टैरिफ फिर से लगा दिए हैं। इसके अलावा जो दूसरे कानून हैं उनके तहत जो टैरिफ लगे हुए थे, उनके तरफ जो अलग अलग सेक्टर्स में टैरिफ लगे हुए थे, वो टैरिफ अभी भी लगे रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के ऊपर जैसे हमने बात की कि भारत के ऊपर फिर से टैरिफ लगा है। सबसे पहले क्या था कि 2 से 3% का टैरिफ लगता था, उसके बाद 25% का टैरिफ और लग गया, उसके बाद 25% का टैरिफ लग गया, कुल मिलाकर हो गया 50% का टैरिफ। फिर दोनों देशों के बीच में जो अंतरिम ट्रेड डील हुई, उस ट्रेड डील के बाद 18% का टैरिफ लगने लगा। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इसे हटा दिया गया, मतलब जो हट ही जाना चाहिए। फिर वापस से 2 से 3% पे आ गए और उसके बाद अब 15% का टैरिफ और लग गया, मतलब कुल मिलाकर फिर से 18% पर आ गए हैं। और उसके बाद एक तरफ ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ रहा है, टैरिफ कम ज़्यादा हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है, चर्चा हो रही है, और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका की ट्रेड डील भी चल रही है, नेगोशिएशंस भी चल रही है, तो उसमें भी देखना होगा कि कितना टैरिफ लगेगा। फिर संसद दोनों देशों की इस तरह के समझौते को रेटिफाई करती है, इस तरह के समझौते को समर्थन देती है, पास करती है, तब जाकर लागू होते हैं। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इस तरह की शक्तियां नहीं है, शक्ति है संसद के पास, संसद ही टैक्स लगाएगी, संसद ही इस तरह का फैसला ले सकती है, तो भारत के ऊपर से दबाव थोड़ा सा कम हुआ है और नेगोशिएशंस में इस चीज़ का फ़ायदा भारत के जो लोग वहाँ पर नेगोशिएशंस करने गए हैं वो उठा सकते हैं। बाकी कार्यपालिका की जो अतिरिक्त शक्तियां बढ़ रही थी, मनमाने फैसले लेने की शक्तियां जो बढ़ा रहे थे राष्ट्रपति खुद की, उन पर अंकुश लगा है और उसको लेकर ही फिर अगला आर्टिकल जो है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसको लेकर बात शुरू हुई। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करें, जैसे हमने कहानी समझी थी कि पुराने समय में एक राजा हुआ करता था, राजा के पास सारी शक्तियां थी, लेजिस्लेटिव शक्तियां भी थी, एग्जीक्यूटिव शक्तियां भी थी और जुडिशियल शक्तियां भी थी। तो ये सारी चीज़ें थी एक राजा के पास, और राजा हम देखते हैं कि निरंकुश हो जाते थे और राजा फिर अपनी मनमर्जी करते थे। राजा जिस तरह से फैसले लेना चाहे फैसले लेते थे, लोगों को सुविधाएं मिलती थी या नहीं मिलती थी इसका कोई वहाँ पर जवाबदेही नहीं थी, इसको लेकर कहीं पर उन्हें जवाब नहीं देना पड़ता था, उनके खिलाफ कहीं पर मुकदमा नहीं किया जा सकता था। और एक निरंकुश राजा जो होता है वो देश के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है। उससे सबक लेकर हमने लोकतंत्र का कंसेप्ट सीखा, और लोकतंत्र में क्या किया कि जो सरकार है वो चुनी जाती है और चुनी हुई सरकार को भी हम सारी शक्तियां नहीं देते हैं। भले ही एक सरकार हर 5 साल में चुनाव में जाने वाली होती है, जनता के प्रति जवाबदेही अपनी वहाँ पर दिखाती है, वहाँ पर जवाब देती है कि उन्होंने क्या काम किया है, गलत किया है तो गलत क्यों हुआ है, और सही किया है तो सही काम को बताया जाता है। तो इस तरह से हर 5 साल में एक लोकतंत्र में एक सरकार जाती है, एक पार्टी जाती है और अपने किए जो कर्म हैं उनके लिए जनता को जवाब देती है। लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र में सारी शक्तियाँ एक सरकार को नहीं मिली हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास भी सारी शक्तियाँ नहीं हैं, उनके पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अध्यादेश की शक्ति है, कुछ समय के लिए है, लेकिन बाद में उसे जाकर आपको अपनी संसद है उसे पास करवाना ही होगा। फिर आप न्याय नहीं कर सकते हैं, आप किसी मामले पर फैसला नहीं दे सकते हैं। तो ये जो शक्ति है वो हमारी जुडिशियल ब्रांच के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ये सारी कोर्ट्स हैं उनके पास है। जो हमारा जो पूरा न्याय तंत्र है उसमें ये सारे काम होते हैं। कहीं पर भी कोई फैसला करना होता है, कहीं पर भी कोई मुकदमा करना होता है, तो उसका जो पूरा काम होता है वो जुडिशरी के पास होता है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव होती है वो इस तरह के फैसले नहीं ले सकती है। यहाँ तक कि जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ भी मुकदमे दायर किए जाते हैं, मुकदमे होते हैं, और हम देखते हैं कि कभी कभी सरकार भी मुकदमे हार जाती है। तो इस तरह से हमने शक्तियों का कर दिया है सेपरेशन, अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग बॉडीज़ को, अलग अलग ब्रांचेस को मिली हैं। जैसे लेजिस्लेटिव के पास है कानून बनाने की शक्ति, एग्जीक्यूटिव के पास है कानूनों को लागू करने की शक्ति, डे टू डे प्रशासन की शक्ति, योजना बनाने की, योजना लागू करने की, लोगों तक सुविधाएं मुहैया कराने की, लॉ एंड ऑर्डर्स की, ये सारी जो काम हैं वो सारे काम हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। और किन कानूनों के तहत करती है? जो कानून हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच बना कर देती है, उनके आधार पर ये सारे काम होते हैं।
और फिर आता है जुडिशरी। तो जुडिशरी के पास सारा काम जो होता है, डिस्प्यूट जितने भी होते हैं उनको हल करने का काम इनके पास है। तो इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग काम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी के पावर्स को यूज करने लगती है और फिर मामले जुडिशरी के पास जाते हैं, जुडिशरी फैसला देती है। जैसे हम ये वाला जो ट्रंप वाला मामला है कि ट्रंप हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में, ट्रंप सरकार में है, ट्रंप राष्ट्रपति हैं, और उन्होंने जो लेजिस्लेटिव ब्रांच की पावर्स है उनके तहत टैरिफ लगा दिए। टैरिफ लगाने की, टैक्स लगाने की शक्ति किसके पास है? कांग्रेस के पास, यानी संसद के पास। अब संसद के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करके राष्ट्रपति ने फैसले लिए। अब उसको लेकर जुडिशरी में मामला गया। जुडिशरी ने कहा भाई साहब, एग्जीक्यूटिव साहब या राष्ट्रपति साहब, आप इस तरह के फैसले नहीं ले सकते हैं, आपके पास ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति है हमारी लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास, हमारी संसद के पास, कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस फैसला लेगी, आप फैसला नहीं लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो न्याय व्यवस्था है, मतलब अमेरिका की जो न्याय व्यवस्था है, उसने दोनों के अधिकार, दोनों की शक्तियों को अलग अलग किया और बताया कि आप इस तरह से अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें भारत और अमेरिका की, तो भारत और अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर दो तरह से एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। पहला वाला क्या है कि अमेरिका में जो सरकार बनती है उसका चुनाव और उसकी प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है, और संसद की जो प्रक्रिया है, सांसद चुने जाने की जो प्रक्रिया है, जो वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे यहाँ लोकसभा की है ना, वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, तो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के चुने जाने की प्रक्रिया एकदम अलग है और एग्जीक्यूटिव की एकदम अलग है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में संसद चुनी जाती है और संसद के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में चले जाते हैं। मतलब सांसद भी होते हैं, हमारी संसद है उसके सदस्य भी होते हैं, साथ में ही सरकार में भी होते हैं। मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन अमेरिका में दोनों चीज़ें, दोनों बॉडीज एकदम अलग हैं। फिर यहाँ पर जो न्यायपालिका है, वो न्यायपालिका भी इस तरह के जो डिसीजन देती है उसमें हस्तक्षेप करती है। मतलब हस्तक्षेप इस तरह से कि अगर इस तरह का उल्लंघन होता है तो एकदम स्पष्ट फैसले देती है। जैसे इस बार दिया है, एक आर्थिक मामला था, टैक्स लगाने का मामला था। भारत में अगर बात करें तो टैक्स लगाने के जो जितने भी फैसले हैं वो एग्जीक्यूटिव के पास होते हैं। एग्जीक्यूटिव ही इस तरह के मामलों को देखती है, चाहे वो धन विधेयक हो, चाहे वो बजट का मामला हो, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही इस तरह के मामलों को देखती है। और जो हमारी जुडिशियरी उसने बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कभी इस तरह के मामलों में किया नहीं है। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110(3) में कहा गया है कि जब भी अगर धन विधेयक को लेकर कोई कंफ्यूजन होगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा स्पीकर ही लेंगे और उनके जो डिसीजन है उनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से भारत में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव के वित्तीय मामलों में बहुत ज़्यादा दखल नहीं देता है। हालांकि कभी कभी देता भी है और उन फैसलों को हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी मानती भी है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में दखल दिया है, इस बार जो दखल दिया है, फैसले को पलट दिया है, एक आर्थिक मामले में फैसले को पलटा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की जुडिशियरी ने व्याख्या की है कि भाई साहब, ये जो आपने फैसले लिए हैं, जो आर्थिक फैसले हैं, जो फैसले लेने की जो शक्ति है वो जुडिशियरी के पास थी, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं थे, फिर भी फैसले लिए हैं। तो यहाँ पर एक इस तरह का स्पष्ट विभाजन दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत में इस तरह का स्पष्ट विभाजन नहीं है। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेद 1(8) में कहा गया है कि टैरिफ लगाने की शक्ति केवल कांग्रेस के पास है। तो ये बात यहाँ पर जुडिशरी ने कही है और सेपरेशन ऑफ पावर्स को एकदम स्पष्ट किया है। यहाँ पर मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन लागू किया है। ये डॉक्ट्रिन क्या होता है, यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। मतलब इस बात पर विचार किया जाता है कि ये जो ताकत है वो आपको जुडिशरी ने दी है या नहीं दी है, कहीं पर इसका आधार है या नहीं है, या फिर एक अस्पष्ट परिभाषा को यूज करते हुए आप अपनी पावर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पता चला कि स्पष्ट शक्तियाँ नहीं मिली है एग्जीक्यूटिव को। यहाँ पर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट में जो अस्पष्ट परिभाषा है उसका यूज़ करके सरकार अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी, टैरिफ लगा रही थी, और उनको फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है, उन्हें बैलेंस करने की, चेक करने की कोशिश की है। फिर कहा है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के कार्यों को अपने हाथ में नहीं ले सकती है सरकार। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि
राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार के तर्कों के बावजूद कार्यपालिका के आर्थिक निर्णय को रद्द कर दिया है। भारत की बात करें तो भारत में क्या होता है कि भारत में आर्थिक नीतियों के मामले में न्यायपालिका संयम बरतती है, न्यायपालिका दूर ही रहती है। इस तरह के जो फैसले हैं वो सरकार के ऊपर ही छोड़े जाते हैं, क्योंकि सरकार ही जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और लेकिन कभी कभी जब हस्तक्षेप करती है तो उसके बाद भी कार्यपालिका को यहाँ पर फैसले मान्य होते हैं और फैसलों को माना भी है समय समय पर। तो यही सारी बातें थी, किस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, भारत में उतने स्पष्ट नहीं है। एक तो अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटिव है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन भारत में जो कार्यपालिका है और विधायिका है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारी जो कार्यपालिका है वो संसद से, हमारी जो व्यवस्थापिका है, जो हमारी विधायिका है, उससे ही निकली है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पष्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने बात की थी कि जो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स वाला ग्रुप है उसमें सबसे सदर्न साइड में जो हमारा आइलैंड है वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर बहुत घने जंगल हैं, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर हम कहें कि कमज़ोर जो पीवीटीजीज हैं, मतलब शोम्पेन और निकोबारी जनजाति रहती है। और इस द्वीप के ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज, कछुओं के नेस्टिंग ग्राउंड हैं, यहाँ पर कोरल रीफ्स हैं, यहाँ पर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट हैं। और इनको लेकर चिंता जताई जा रही है। क्यों जताई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड्स के प्रोजेक्ट को एनजीटी ने मंजूरी दे दी है। इसको सबसे पहले 2021 में नीति आयोग ने सुझाया था, उसके बाद 2022 से ही इसको लेकर एनजीटी में फैसला चल रहा है। तो एक बार फैसला दिया जा चुका था एनजीटी ने, उसके बाद फिर से 2026 में एनजीटी ने इसके पक्ष में निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने भी इसको मंजूरी दे दी है। तो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट लगने वाला है ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। ये जो आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड है। यही आइलैंड है भारत का सबसे सदर्न आइलैंड, और जो हमारा निकोबार आइलैंड्स है उसमें सबसे सदर्न है। और भारत का जो सबसे सदर्न पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो भी यहीं पर है। और यहाँ पर एक तो ये गेलाथिया नेशनल पार्क है और ये यहाँ पर कैंपबेल बे नेशनल पार्क है। और यहाँ पर ये जो डार्क ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में आपका ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लगने वाला है। और इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेंगे, यहाँ पर एक टाउनशिप बनने वाली है, यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है, पावर प्लांट बनने वाला है, और एक बनने वाला है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। तो ये सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। क्यों चिंता जताई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन में जंगलों को काटा जाना है। साथ में यहाँ पर आपके प्रवाल भित्तियाँ हैं, दुर्लभ प्रजातियाँ हैं, यहाँ पर घने जंगल हैं, यहाँ पर जो जनजातियाँ रहती है शोम्पेन और निकोबारी, इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनका विस्थापन होगा। हालांकि जो अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि विस्थापन नहीं होगा। तो एक पक्ष ये है जहाँ पर पर्यावरण को लेकर चिंता है, जहाँ पर जनजातियों को लेकर चिंता है, जहाँ पर जनजातीय कानूनों को लेकर चिंता है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो लगभग 1,28,000 से ज़्यादा रोजगार सृजित होंगे। यहाँ से मलक्का की जो दूरी है, मलक्का स्टेट के बारे में हमने जो पिछली बार चर्चा की थी कि मलक्का स्टेट से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। और इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड है, इंटरनेशनल सी रूट है, तो उसको लेकर ये जो मलक्का स्टेट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मलक्का स्टेट के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रहेगी, हम उसकी निगरानी कर सकते हैं। यहाँ से किसी भी देश की जो प्रेजेंस है, जैसे चाइना की प्रेजेंस है, उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बात की कि विदेशी बंदरगाहों के ऊपर निर्भरता को कम कर सकते हैं, और किसी भी जनजाति का विस्थापन नहीं होगा, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। इस रक्षा में हमारा जो पर्यावरण मंत्रालय है उसको जिम्मेदारी दी गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। आप चाहें तो हमारा एक वीडियो भी है, डेडिकेटेड है हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर, तो उसके बारे में भी पढ़ लिया है हमने, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो आप एक बार यहाँ से नज़र मार सकते हैं। फिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर एक आर्टिकल आया है। तो यहाँ से सीधा आर्गुमेंट ये है कि जब हमारी संसद में
सांसद जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 105 है, जो कहता है कि सदन में अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी कहता है तो उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा नहीं हो सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को संसद के अंदर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनके बोलने की आज़ादी को संविधान प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके खिलाफ जो संसद के सदन के रूल्स हैं, जो हमारे स्पीकर्स हैं, उनके द्वारा दी गई जो रूलिंग्स है, क्या उनसे इस प्रावधान को हटाया जा सकता है या इस प्रावधान को कमज़ोर किया जा सकता है। हुआ क्या है कि इस तरह के जो अभी फैसले लिए गए हैं, जहाँ पर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उनके भाषण के हिस्सों को हटाया गया है, न केवल शब्दों को बल्कि पूरे वाक्य और पूरे पैराग्राफ्स को भी हटाया गया है। और ऐसे में जो भाषण है, अगर कोई विपक्ष का नेता हो, चाहे कोई दूसरा भी नेता हो या दूसरा भी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर इस तरह के फैसले लेता है तो उसको लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। क्या उनके बोलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब आप उनकी कही बात को अगर रिकॉर्ड से हटा देते हैं? एक दो वाक्य अगर ऐसे हों या फिर कोई ऐसा शब्द हो जिसे हटाने की ज़रूरत हो, जो सभी ने मिलकर अगर उसे अनपार्लियामेंट्री बताया है, जो गैर संसदीय बताया है, तो उसे हटा सकते हैं। लेकिन भाषण से पूरे मतलब पूरे पैराग्राफ को हटा देना, भाषण का एक बड़ा हिस्सा हटा देना, तो उसमें बोलने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। हालांकि अभी जो संसद है, उस संसद में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तकनीकें आई हैं, मतलब सीधा प्रसारण हुआ है, तो भले ही रिकॉर्ड में जाए या न जाए, लेकिन उनके द्वारा जो कही गई बातें हैं वो टेलीकास्ट हो जाती हैं, लोग उन्हें सुनते हैं। भले ही ऑफिशियली रूप से, भले ही आधिकारिक रूप से उन्हें अपने संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया हो, लेकिन फिर भी जो उनका मैसेज है, जो उनकी बात है, वो जनता तक पहुंच ही जाती है। यहाँ तक कि हमारे संविधान ने अनुच्छेद 121 में यह प्रावधान भी करके रखा है कि संसद में कही गई बातों के खिलाफ संसद की कार्रवाई में न्यायालय कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस तरह की जो यहाँ पर आज़ादी दी गई, इस तरह का जो अनुरक्षण, इस तरह का जो हम कहें कि विशेषाधिकार दिए गए हैं, उनको लेकर संसद के रूल या स्पीकर्स की रूलिंग उन्हें हटा नहीं सकती है, कमज़ोर नहीं कर सकती है, और इसको लेकर सारी चिंताएं यहाँ पर जताई गई हैं। बाकी जो रूल हैं वो मर्यादा बनाए रखने के लिए हैं, असहमति को दबाने के लिए नहीं है। मर्यादा, अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरा शब्द है, उस तरह के शब्दों को आप रूल्स के माध्यम से, उस तरह के शब्द आप रूलिंग के माध्यम से रोक सकते हैं। लेकिन जब बात आती है असहमति को दबाने की, वहाँ पर इस तरह के नियमों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और हमारी जो संसद को और हमारे संसद के सदस्यों को, जो हमारे संविधान में इस तरह का विशेषाधिकार दिया गया है, उन्हें इस तरह के सामान्य रूल खत्म नहीं कर सकते हैं। बाकी जो नेहरू का समय था, जैसे बार बार अभी ये जो सरकार है उसके लोग बार बार कंपेयर करते हैं, अगर उस समय देखें तो उस समय संवाद को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की स्थितियां हैं कि जैसे हमने देखा है कि जो हमारे स्पीकर हैं वो बहुत ही भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हैं, भेदभावपूर्ण काम करते हैं, तो उसको लेकर सारी चीज़ों की आलोचना की जाती है। यदि इन नियमों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, तो हमारे जो लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और इसको लेकर सरकार को भी चिंता करनी चाहिए और विपक्ष को भी चिंता करनी चाहिए। यहाँ से आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 105, आर्टिकल 121, आर्टिकल 118 और आर्टिकल 50 क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, इनको यहाँ से आपको पढ़ के समझना होगा। आर्टिकल 105 में विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 121 कहता है कि न्यायपालिका संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगी। आर्टिकल 118 कहता है कि हमारी संसद के जो सदन है वो अपने लिए नियम बना सकते हैं। आर्टिकल 50 कहता है कि अपनी जो न्यायपालिका है, विधायिका है, और इनको अलग अलग रखना है, मतलब दूर दूर रखना है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे पास है आज पढ़ने के लिए एक्सरसाइज मिलन। तो मिलन एक्सरसाइज में द्विवार्षिक है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ याद रखनी है बहुराष्ट्रीय है। तीसरी चीज़ याद रखनी है कि नौसैनिक अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। तो नेवल एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक है,
और बहुराष्ट्रीय है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, 3 चीज़ें। इसके बाद 2026 में अभी फरवरी में 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये एक्सरसाइज चल रही है, विशाखापत्तनम में चल रही है। 70 से भी ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं। जर्मनी, फिलीपींस और यूएई ने पहली बार भाग लिया है। तो ये 3 देशों को याद रखना है, पहली बार भाग ले रहे हैं मिलन एक्सरसाइज में। और इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, इसको ध्यान रखना है। और कौन कौन से 4 देश थे उस समय? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्या ये 4 देश सही हैं? इसको आपको एक बार होमवर्क में देख लेना है। इसके अलावा क्यों की जाती है इस तरह की एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो, आपको कुछ गिने चुने शब्द याद रखने हैं, जैसे कि म्यूचुअल ट्रस्ट याद रखना है एक चीज़, अंडरस्टैंडिंग दूसरी चीज़, प्रोफेशनल इंटरेक्शन तीसरी चीज़। ये 3 चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा फ्री, ओपन, एक्सक्लूसिव और रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर, ये याद रखना है। फिर आपको याद रखना है इंटरऑपरेबिलिटी याद रखनी है। फिर आपको राहत आपदा से जो भी आपको रेस्क्यू वेस्क्यू करना है उसकी प्रैक्टिस है, आपको ध्यान रखनी है। पनडुब्बी युद्ध, ये याद रखना है। सामरिक अभ्यास, इतने सारी चीज़ें याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और सबसे लास्ट आर्टिकल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान उसके देश में आतंकवाद फैला रहा है। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी हम समझ सकते हैं इस मैप से। 2021 के पहले जब यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर एक तरफ सरकार थी, दूसरी तरफ तालिबान था। तालिबान थोड़ा कट्टरपंथी संगठन है और इसको समर्थन मिल रहा था पाकिस्तान से। जब तक तालिबान सरकार में नहीं था तब तक तालिबान और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन फिर आता है 15 अगस्त 2021 और तालिबान ने फिर कर लिया है कब्जा पाकिस्तान के ऊपर, अपना अफगानिस्तान के ऊपर। और यहाँ पर फिर अपना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टकराव देखने को मिलता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है अपना पाकिस्तान में, वहाँ पर एक संगठन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तानी तालिबान। अब ये जो पाकिस्तानी तालिबान ये संगठन है, ये वही करना चाहता है जो तालिबान में अफगानिस्तान में तालिबान ने किया है, वही ये संगठन पाकिस्तान में करना चाहता है। मतलब जो अभी ऑर्डर है उसको हटाना चाहता है। यहाँ का जो प्रांत है अपना खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रांत, उसे अलग करना चाहता है। यहाँ पर जो धार्मिक कानून है उनको लागू करना चाहता है और उसको लेकर अब पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, हमले कर रहा है। और एक तरीके से भारत के लिए थोड़ा सा ठीक भी हो सकता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पे अगर इन दोनों देशों का टकराव रोकना है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बिजी करना पड़ेगा। तो ये भी ठीक है भारत के लिए कि कहीं तो पाकिस्तान बिजी रहेगा, भारत को थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो इसको लेकर भी है। बाकी जो कहानी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, वो आप देख ही चुके हैं। इन चीज़ों को लेकर दोनों देश में जब भारत और अफगानिस्तान में बातचीत चल रही थी, मतलब तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, उस समय भी दोनों देशों के बीच में इस तरह की झड़पें देखने को मिली थी। तो पाकिस्तान एक तरफ इस बात से भी परेशान है कि भारत और अफगानिस्तान दोस्त हैं। दूसरी चीज़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान को परेशान कर रही है। तीसरी चीज़ है डूरन लाइन को लेकर, यहाँ पर दोनों देशों में असहमति है। ये जो डूरन लाइन है, अफगानिस्तान मतलब तालिबान इसको नहीं मानता है। तालिबान कहता है कि इससे जो यहाँ पर पश्तून समुदाय है उसको बांट दिया है मनमाने ढंग से, तो इसको लेकर भी सवाल है। अफगानिस्तान इसे नहीं मानता है। ऊपर से पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार समर्थन दे रही है। और तीसरी चीज़ है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में बातचीत हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, मसला कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी कहानी शॉर्ट में तो यही है। फिर पाकिस्तान ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर दी है, 70 से ज़्यादा टेररिस्ट मार दिए हैं। लेकिन अब इसका क्या सबूत है कि जिन्हें मारा है वो आतंकवादी थे या सिविलियन नहीं थे? निर्दोष लोगों को मारा है या नहीं मारा है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अफगानिस्तान ने इस पूरे मसले को, इस पूरी घटना को यहाँ पर संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना है। ठीक है, सारे हमारे जो आर्टिकल हैं वो हो चुके हैं। सारे आर्टिकल हमने डिटेल में देखे हैं। बहुत सारे आर्टिकल ऐसे भी थे जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके थे,
जैसे हम लूला डिसिल्वा के जो बयान है उसको तो पहली बार पढ़ा है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में था उसके बारे में हम लंबे समय से चर्चा कर ही रहे हैं। यूएस ने जो फैसला दिया है उसके बारे में भी हम एक बार बात कर चुके थे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बारे में। सेपरेशन ऑफ पावर एक इम्पॉर्टेंट इशू है, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है लोकतंत्र के लिए, तो इसको देखना भी ज़रूरी था। भारत में उतना ज़्यादा स्पष्ट सेपरेशन नहीं है एग्जीक्यूटिव में और जो हमारी लेजिस्लेचर ब्रांच है उसमें, और वहाँ पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा सेपरेशन ऑफ पावर्स एकदम स्पष्ट है, अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग चुनाव भी होते हैं, दोनों अलग अलग हैं, किसी भी तरह से उनका इस तरह से संबंध नहीं है जिस तरह का संबंध भारत में है। भारत में अगर हम देखें तो एक बड़ा गोला है लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है वो, और उसके अंदर हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो है, वहीं से चुनी जाती है और वहीं से जो मंत्री होते हैं, वहीं से प्रधानमंत्री होते सारे आते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर आपको ध्यान रखना है कि भारत में अगर संविधान में आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 121 है, इसका मतलब है कि संविधान संसद के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सभी के बोलने की आज़ादी की रक्षा करता है और उसको यहाँ पर संसद के बनाए गए, सदन के बनाए गए रूल्स के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है। तो ये सारा आर्ग्यूमेंट है, ये सारी बातें हैं। मिलन एक्सरसाइज, द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास और बहुराष्ट्रीय, तीन चीज़ आपको याद रखनी है। 1995 में 4 देशों के साथ शुरू हुई थी। 4 देश कौन कौन से, एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा, और इस बार पहली बार जर्मनी, फिलीपींस और यूएई इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ से पहला एमसीक्यू हो सकता है कि लूला डिसिल्वा द्वारा टैरिफ के संदर्भ में दिए गए बयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि छोटे देश बड़े देशों से अकेले बातचीत करने पर नुकसान में रहते हैं। तो अगर कोई अकेला आदमी, मान लीजिए एक बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं और इन मजदूरों में से एक मजदूर मैनेजमेंट से बात करता है, तो क्या उसकी बात सुनी जाएगी? लेकिन अगर सारे लोग मिलकर मैनेजमेंट से बात करते हैं, चाहे वो वर्किंग कंडीशंस को लेकर हो, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, सारी चीज़ें अगर ग्रुप बनाकर बात करेंगे, यूनियन में बात करेंगे, तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। तो छोटे देश बड़े देशों से अकेले बातचीत करने पर नुकसान में रहते हैं, ये बात उन्होंने कही है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, एक सही तरीका बताया है उन्होंने। ये तरीका हो सकता है अमेरिका को काउंटर करने का, ये तरीका हो सकता है अमेरिका से बातचीत करने का, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो, उनकी दादागिरी को काउंटर करने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा है, उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों को सामूहिक वार्ता का सुझाव दिया है। बात बिल्कुल सही, सामूहिक वार्ता का सुझाव दिया है। इसके बाद कहा है कि उन्होंने ब्रिक्स से बाहर निकलने का सुझाव दिया है। चूंकि ब्रिक्स संगठन को अमेरिका पहले ही अपने विरोधी के रूप में देखता है, तो अमेरिका के विरोध करने के लिए इससे बाहर निकलने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। तो ये वाला जो आर्टिकल है वो गलत है। दूसरा सवाल है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो कानून है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट, राष्ट्रपति को असीमित टैरिफ लगाने की अनुमति देता है? तो नहीं देता है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आपके पास टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं है और आप ये फैसला नहीं ले सकते हैं। टैरिफ लगाना है तो संसद से पास करवाइए। दूसरा स्टेटमेंट है कि टैरिफ लगाने की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस के पास है। जी, अमेरिकी कांग्रेस के पास ही है। और तीसरा है कि अदालत ने मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन लागू किया है। ये बात भी सही है। मेजर क्वेश्चन डॉक्ट्रिन में इस बात पर चर्चा होती है, इस बात पर विचार होता है कि ये शक्ति कहाँ से मिली है, कैसे मिली है, और अगर वैलिड है तो ठीक माना जाता है, अगर नहीं है और अगर अस्पष्ट परिभाषा, अस्पष्ट प्रावधानों का फ़ायदा उठाकर अपनी शक्ति, अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो उसे यहाँ पर रोक दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन एक्सरसाइज मिलन 2026 से संबंधित हैं? तो ये जो एक्सरसाइज है वो, ये 3 स्टेटमेंट हमें देखने हैं कि इंडो पैसिफिक में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना है, बात सही है। केवल द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग है, द्विपक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय है, द्विवार्षिक है। तो द्विवार्षिक है और बहुपक्षीय है। तीसरा स्टेटमेंट है डिजास्टर और पनडुब्बी रोधी अभ्यास। तो ये सारी चीज़ें हैं कि डिजास्टर में कैसे रिलीफ कर देना है, कैसे बचाव कार्य करना है, वगैरह वगैरह। पनडुब्बी रोधी अभ्यास, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। चौथा सवाल है, ग्रेट निकोबार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मलक्का जलडमरू मध्य के निकट स्थित है।
ये बात सही है। दूसरा है कि परियोजना में भारत की विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटेगी। तो विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटेगी, ये बात भी सही है। और एनजीटी ने इसे केवल आर्थिक कारणों से मंजूरी दी है, नहीं, रणनीतिक कारणों को ज्यादा ध्यान में रखा है। पांचवा सवाल है कथन और कारण वाला, और कहा गया है कि सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदत्त है। तो संविधान में ये बात बिल्कुल सही है कि सांसदों को इस तरह की शक्ति दी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की है। आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 121 है, ये दो हैं जो इस तरह के प्रावधानों से जोड़कर देखे जा सकते हैं, क्योंकि सदन के नियम संविधान से ऊपर होते हैं और अभिव्यक्ति को सीमित कर सकते हैं। तो सदन के जो नियम हैं वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं और संविधान के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं उन्हें सीमित नहीं कर सकते हैं। तो इसका ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। छठा सवाल है कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि नई दिल्ली घोषणा कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो बाध्यकारी नहीं है। अच्छा, ये एआई को लेकर एक एआई में हुआ क्या था, एआई जो समिट हुई थी उसके बाद दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। जब भी कोई समिट होती है तो कुछ डिक्लेरेशंस किए जाते हैं और ये डिक्लेरेशंस बाध्यकारी नहीं है। एआई को ग्लोबल साउथ के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। और पैक्स सिलिका के में भारत ने भाग लिया, तो पैक्स सिलिका में भारत शामिल हुआ है। पैक्स सिलिका को लेकर पिछले क्लास में पिछला जो सेशन था उसमें हम काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। एआई समिट को लेकर भी हम बात कर चुके हैं। सातवां सवाल है कि कितने कथन पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष के संदर्भ में सही है। पहला स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने 7 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, ठीक है, इस तरह का कोई सवाल पूछा नहीं जाता है। पाकिस्तान ने हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन बताया, ये बात अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है, बात सही है। और यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र के आदेश पर की गई, नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आठवां सवाल है कथन और कारण वाला। कथन है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका की आर्थिक शक्ति पर रोक लगाई है क्योंकि कर और टैरिफ लगाने की शक्ति अमेरिकी संविधान में कांग्रेस के पास है, ठीक है, सही बात। नौवां सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत की सुप्रीम कोर्ट आर्थिक नीतियों में सामान्यतः संयम बरतती है, ये बात सही है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। देखो, आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप हुआ है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। 10वां और आखिरी सवाल, कितने कथन सही है। मिलान अभ्यास 1995 में शुरू हुआ था, द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास, ठीक है। केबल क्वाड भाग लेते हैं, नहीं। अभी तो इसमें लगभग 70 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया है। पहली बार जर्मनी, यूएई और फिलीपींस ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य समुद्री कूटनीति को मजबूत करना है, ठीक बात है। सारे सवाल हो गए, सारे आर्टिकल हो गए, आज का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया है। आप इन चीज़ों को और भी ज़्यादा डिटेल में देख सकते हैं और एक मैगजीन को फॉलो कर लेंगे और एक क्लास को फॉलो कर लेंगे। क्या चल रहा है, इसकी जो बैक स्टोरी है, पिछले जो कहानियां हैं, उनको अगर समझेंगे तो चीज़ों को याद रखना लंबे समय तक आसान रहेगा। कहानियों में फैक्ट्स को लपेट कर पढ़ेंगे, फैक्ट्स को सीधे तौर पर याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि बिटवीन द लाइंस क्या कहानियाँ हैं उनको भी समझा जाए और फैक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को याद रखना होगा और मेंस के लिए आप किसी भी घटना के हर एक पहलू पर विचार करें, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी आपको अगर ये क्लास हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।